सरकार के बदलते ही राजस्थान में बहुत कुछ बदल रहा है। नई सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम भी बदल दिया है। इस योजना का कांग्रेस ने चुनाव में जमकर प्रचार भी किया था, लेकिन अब इस योजना का नाम बदल दिया गया है। योजना में से इंदिरा शब्द हट गया है और अब आप इस योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जान पाएंगे। हालांकि इस योजना के नाम की अदला बदली का खेल पिछली 3 सरकार से चला आ रहा है। वसुंधरा सरकार के समय इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना ही था, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही अन्नपूर्णा शब्द का स्थान इंदिरा ने ले लिया। अब एक बार फिर इंदिरा शब्द का स्थान अन्नपूर्णा को मिल गया है। हालांकि जिस भी सरकार ने नाम बदला, उनका तर्क हमेशा एक जैसा रहा है। सभी ने योजना में खामी बताई और नाम बदल दिया। वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। यह योजना हमारी परिकल्पना थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे महान नेताओं के नाम से परहेज है। इसीलिए उन्होंने नई योजना लागू करने की बजाय इस योजना का नाम बदलने का कार्य किया है। पूरा विश्व उसको अन्नपूर्णा माता मानता है, तो ये तो नाम सही है। अब कांग्रेस ने क्या है कि व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने आका को अपने एक पी बढ़ाने के लिए उन्होंने इंदिरा रख दिया, जबकि वास्तव में तो अन्नपूर्णा ही है। हालांकि कांग्रेस के समय ही इस योजना का विस्तार भी हुआ। रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 तक कर दी गई, लेकिन भजन लाल सरकार में अब इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने की योजना है। साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई का विस्तार भी किया जाएगा। कोरोना काल में भी इस योजना से लाखों गरीब लोगों को फायदा हुआ था। वहीं बीजेपी सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का विस्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल नाम का विस्तार हुआ है। योजना के विस्तार का इंतजार जरूरतमंद लोगों को जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास हुआ, जहां एक ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक घायलों को ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है और पुलिस के अनुसार सभी लोग एक शोक सभा के दौरान भाग लेने जा रहे थे। प्रारंभिक रूप से तेज गति के कारण दुर्घटना की बात सामने आई है। वहीं टाउन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। दुर्घटना की जांच में पुलिस इस वक्त जुट गई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का ये पूरा मामला ट्रक और कार के बीच ये भिड़ंत बताई जा रही है। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त उपचार किया जा रहा है। शराब को लेकर पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद पति ने आवेश में आकर कीटनाशक पी लिया। वहीं तबीयत बिगड़ती देख पत्नी ने भी पी लिया कीटनाशक। मां बाप को हालत देख रोते हुए बच्चे पड़ोसियों के पास पहुंचे। पड़ोसियों ने आकर दोनों को निजी वाहन से पहले अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने सारोला थाना इलाके में आतंक मचाते हुए एक घर में घुसकर जमकर लूटपाट की है। इस दौरान बदमाशों को रोकने के लिए आए दंपति और उनकी बच्ची को भी बदमाशों ने सरकियों और धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल दंपति को उपचार के लिए झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों ने घर में रखी नकदी और जेवरात चुराए। मौके पर पहुंची पुलिस ने, ग्रामीण और सारोला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचे, साथ ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोही में तेज दरार कांच से निर्मित चाइनीज मांझे की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ये मांझा लोगों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। चाइनीज मांझा पतंग काटने के बाद पेड़ की टहनियों और तार के खंभों में लिपटा हुआ मिल रहा है। मांझा तेज दरार होने के कारण इसे कई लोगों के गर्दन पर गले भी कट चुके हैं और इससे कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं कई पक्षी ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आने से उनकी मौत भी हो गई है। मैं परसों LIC ऑफिस से अपने ऑफिस जा रहा था। उसी बीच में लड़के बीच में से पतंग उड़ा रहे थे, जो चाइनीज मांझा से मेरे यहाँ पे बीच में आने से ये कट गया, जिसको मैं दवाई लगा के भी ठीक हुआ है। मकर संक्रांति एक धार्मिक त्यौहार है। इसको
हंसी खुशी मनाना चाहिए, लेकिन किसी का नुकसान करके त्योहार मनाना अच्छा नहीं है। पतंगे उड़ती है, प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे को बंद किया जाता है, बैंड किया जाता है, लेकिन फिर भी 2 नंबर में बाजार में बिकता है। तो शहर में खुलेआम दिख रहा है और मकर संक्रांति के दिन जो है पतंगबाज जो है अपनी पतंग उड़ाने का जलवा जो है बिखेरने के लिए तैयार खड़े हैं। आए दिन अब पतंगबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिले में चाइनीज मंजा प्रतिबंध होने के बाद भी जो है दुकानदार जो है खुलेआम जो है चाइनीज मंजे की जो बिक्री जो है शुरू कर दी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछले साल सिरोही में 24 ऐसे केस आए थे जिससे कि चाइनीज मांझे से गला कटने से वह घायल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने इक्का दुक्का कार्रवाई करके जो है तीसरी कर दी। लेकिन इस बार भी सैकड़ों पक्षी जो है इस चाइनीज मांझे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई लोग जो है घायल हो जाते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पाठ्यक्रम में कोई गलत चैप्टर होगा तो उसमें बदलाव किया जाएगा। साथ ही कहा कि अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में टीचर्स को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही कहा कि बोर्ड एग्जाम के बाद ही तबादले होंगे। सुनिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर साहब, क्या प्रायोरिटीज तय करी हैं आपने? बहुत बड़ा जिम्मा, सबसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा आपका यही कि बच्चों का हित सर्वोपरि रहेगा हमारे लिए। पिछली सरकार में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, किस तरह से उनको आप मजबूत करेंगे या उनका रिव्यू करेंगे? उसको देखेंगे, उसमें बच्चों का कितना हित है। यदि अच्छा हित होता होगा तो उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। पाठ्यक्रम में किन किन नई चीजों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और आप सोचते क्या हैं? महापुरुषों की जीवनी के बारे में क्या आप पाठों बच्चों के हित में होगा वो सबको समाहित करेंगे। और पंचायत राज में बहुत बड़ा जिम्मा आपके कंधों पर है। सारे पंच से लेकर के सरपंच तक और प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक सबको साथ लेकर किस तरह से चलेंगे? ये हमारे सब सम्मान्य जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा का काम करते हैं। हम सब मिलकर के और बेहतरीन सेवा करने की कोशिश करेंगे। बजट का एक बड़ा इश्यू रहता है, आंदोलन भी करते हैं पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको किस तरह से साथ लेंगे ताकि ग्रामीण विकास है, जो पंचायत राज है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो? हम सब लोग बैठेंगे, बैठ करके उनसे भी निवेदन करेंगे और जो फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि हम सब मिलकर के सकारात्मक सोच रखेंगे। 3rd ग्रेड के जो शिक्षक हैं तबादलों का बरसों से इंतजार कर रहे हैं, क्या तबादलों की सौगात देंगे आप? देखो, अभी जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि वैसे तो मैं एक्सपर्ट के साथ बैठूंगा, परंतु बोर्ड की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाए वहां तक हम ट्रांसफर पर विचार नहीं करेंगे। मोदी जी कह के गए कि तबादलों पर, डिजायरों पर ज्यादा फोकस ना करें, तो आप क्या इसी लाइन पे चलेंगे? माननीय मोदी जी के निर्देशों की अक्षर से पालना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नए शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का परिणाम जारी किया गया है। डूंगरपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 किताब मिली हैं। राजस्थान की पहली 3 स्टार रैंकिंग वाली सिटी बना डूंगरपुर। गार्बेज फ्री सिटी का खिताब मिला है। 11 जनवरी को दिल्ली जाएंगे सभापति अमृत कलासुआ, और जहां पर दिल्ली के लोक मंडपम सभा भवन में डूंगरपुर का सम्मान किया जाएगा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का ये रिजल्ट सामने आया है। एक ही अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद सूर्य मिशन के लिए निकला आदित्य L1 बड़ी खबर देगा। आज आदित्य सूर्य को नमस्कार करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। बस थोड़ी ही देर में आदित्य L1 वहां पहुंच जाएगा, जिसका इसरो के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है। चांद पर कामयाबी की इबादत लिखने के बाद अब सूर्य पर फतेह की बारी है। इसरो के मुताबिक आज शाम करीब 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा।
जहां से सूर्य के बारे में 2 साल तक अहम जानकारी जुटाएगा, जिससे सूर्य की अनदेखी दुनिया के बारे में रहस्यों को उजागर करेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पिछले साल 2 सितंबर के दिन आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई थी। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद से ही आदित्य ने वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेस क्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होगी। इसरो के मुताबिक ऐसा करने के लिए आदित्य L1 में लगे मोटर्स को इस तरह से फायर किया जाएगा कि उपग्रह L1 पॉइंट के पास तय कक्षा में स्थापित हो जाएं। इस मैनुअल के सफल होने के साथ ही आदित्य L1 लैंग्वेज 1 पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूरज की स्टडी करना शुरू कर देगा। इस मिशन में ये भी जानने की कोशिश होगी कि सौर तूफानों की आने की वजह और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके अलावा आदित्य L1 और सौर हवाओं की विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, साथ ही सौर मंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डेटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। आदित्य L1 की कक्षा में स्थापित होने से अलग अलग कोणों से सूर्य को देखा जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 बिंदु पर रहने से ये पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। सूर्य मिशन के कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राज्य मंत्री विजय सिंह सचिवालय पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। सचिवालय में पदभार ग्रहण करने के लिए राजस्व मंत्री पहुंचे विजय सिंह। पदभार ग्रहण करते हुए ये तस्वीर सामने आई है। तो देखिए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। खबर उधर तक निर्माणाधीन और क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया ने सख्ती बरतते हुए सांसद ने निर्माण कार्य में धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही अधिकारियों से जल्द सड़क का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने करौली के सर्किट हाउस में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। सांसद ने बताया है कि हिंडौन शहर के मध्य से गुजरने वाली सड़क के अधूरे निर्माण के चलते वाहन चालक और राहगीरों को बड़ी परेशानी होती है। कोतवाली थाने तक जो मुख्य मार्ग है उस पर काफ़ी दिनों से वो मुख्य मार्ग का काम अधूरा अटका हुआ पड़ा था। उसकी मैंने आज संबंधित अधिकारियों से एक्सीएन, एईएन, जेईएन अधिकारियों को बुलाया है। साथ में किस तरीके से उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्या क्या उसमें दिक्कतें थी, उसमें अभी लंबी चर्चा की है, जिसमें कि बिजली विभाग के, पानी के विभाग के और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में एक मीटिंग
आगामी समय में तय करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवस्कर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार हर चीज नहीं कर सकती है, प्राइवेट सहभागिता का योगदान महत्वपूर्ण है, सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पिछली सरकार वादे करती गई लेकिन काम नहीं किया। तो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये बड़ा बयान दिया है गजेंद्र सिंह खिवस्कर का। ये बड़ा बयान अपना कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज नहीं कर सकती, प्राइवेट सहभागिता का योगदान महत्वपूर्ण है, सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में कार्य विस्तार हो चुका है और वरिष्ठ मंत्री गजेंद्र सिंह खिवस्कर को स्वास्थ्य महकमा की जिम्मेदारी जो है वो दी है। खिवस्कर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चिरंजीवी योजनाओं का ज्यादा उन्होंने एक तरह से लोगों में प्रचारित किया कि चिरंजीवी योजना हमारी कारगर साबित हुई है। क्या चिरंजीवी योजना फिर से वो आयुष्मान में कन्वर्ट कर दी जाएगी या फिर इसी के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? चिरंजीवी योजना की रेंज तो बहुत ज्यादा थी, पर एक्चुअल वो रेंज के वो कवर नहीं कर पा रहे थे। वो रेंज का जो है करीबन मेरे ख्याल में 30% 35% कवर पा रहे थे। लोगों को जो है जो मुझे सुनने में आता है कि उसका जो है पूरा उपयोग नहीं मिल रहा था। तो ये जो एक स्कीम थी वो क्या है कि जैसे गाड़ी के 4 सिलेंडर होते हैं तो 4 सिलेंडर पे चलती है, जब भी वो सही चलती है 2 सिलेंडर पे गाड़ी चल रही थी। तो यही होगा कि भाई जो स्कीम्स है वो उसका पूरा फायदा जनता को मिले। एक एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, आप तो पहले भी मंत्री रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से जानकारियां भी है। ये अस्पताल में जिस प्रकार की भीड़ प्रदेश भर की उमड़ती है और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों से जो है वो मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, इसकी भीड़ किस प्रकार से कम की जाए? इसको रेफरल बनाने की बात तो हमेशा हर सरकार करती है, लेकिन आपका किसी प्रकार का विचार है कि एसएमएस पे जिस प्रकार का बोझ है उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है? देखिए, आज कोई भी सरकार हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेरा सोचा है कि प्राइवेट एंटरप्राइज का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सरकार हर चीज नहीं कर सकती, ना तो सरकार के पास पैसा है ना उनके पास फैसिलिटी की। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट हो, उसके अंदर इतना पावर, इतनी उनकी प्रोपेंसिटी नहीं है कि वो हर घर सेवा कर सके। इसलिए प्राइवेट एंटरप्राइज है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो आपके पानी का हो, चाहे स्कूल हो, चाहे चिकित्सा हो, कोई भी डिपार्टमेंट में ले लो, इसके अंदर प्राइवेट पार्टी का भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज है हॉस्पिटल्स के अंदर। एसएमएस बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है गजेंद्र सिंह खिवस्कर साहब, जिनको स्वास्थ्य महकमा जो है वो मिला है और इनका कहना है कि 10-15 दिन का इन्होंने समय मांगा है और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान लेकर जो है वो फील्ड में उतरा जाएगा और आम मरीजों को किस प्रकार से राहत दी जा सके उस पर काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में 7 जनवरी को सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि ये परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाती है। परीक्षा के लिए 64 केंद्रों पर 21,147 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सिटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली थी। कोटा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य चुनाव एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जाब्ता तैनात रहेगा। देखिए, 7 तारीख को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है संभाग मुख्यालयों पे। उसमें कोटा संभाग के 64 केंद्र हैं, सेंटर्स हैं, जिसपे परीक्षा आयोजित होगी। लगभग 22-23 हजार बच्चे आकर के परीक्षा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार परीक्षाएं बिल्कुल निर्बाध रूप से संपन्न हो, कोई पेपर लीक नहीं हो और व्यवस्थित रूप से सारा सब कुछ चले और कोई आक्षेप न लगे इन परीक्षाओं के ऊपर, उसके लिए वो संकल्पबद्ध है और कटिबद्ध है। उसके लिए एक एसआईटी टीम का भी गठन किया है वीके सिंह जी एडीजी साहब के नेतृत्व में। इसमें से लगभग 400 कर्मियों का डिप्लॉयमेंट होगा 64 केंद्रों के ऊपर, अलग अलग सेंटर्स पे। ज़्यादातर हमारी पुलिस की व्यवस्था सेंटर के बाहर रहती है, ये तो सेंटर्स पे लगे हैं। बाकी जो मोबाइल गश्त है, जो कोई रेलवे स्टेशन। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी का एक्शन। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को समन भेजा गया है। पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है।
शंकर आनंद संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। शंकर, एक बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आई है कि हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को ईडी का समन पहुंचा है, क्या अपडेट? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। मीडिया सलाहकार का नाम अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू है और उन्हें 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही एक आईएएस अधिकारी हैं रामनिवास यादव जो साहिबगंज के डिप्टी कलेक्टर हैं और मूल रूप से ये राजस्थान के रहने वाले हैं, तो उनको भी पूछताछ का सम्मन भेजा गया है और उन्हें 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही रामनिवास यादव के झारखंड स्थित आवास और जयपुर स्थित जो आवास है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था और उसके बाद काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था। उसी के आधार पर आगे विस्तार से पूछताछ करने के लिए उन्हें पूछताछ का यह सम्मन भेजा गया है। और जिस तरह से पूरे मामले की अगर बात करें तो ये झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा यह मामला है और इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका निकल के जिस तरह से सामने आई, तो उसी के आधार पर चाहे मीडिया सलाहकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और इसके साथ ही आईएएस अधिकारी रामनिवास यादव को भी पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। और जिस तरह से उनके राजस्थान स्थित उनके आवास से काफी सबूतों को इकट्ठा करके जांच एजेंसी गई थी और उनके झारखंड स्थित आवास से जो एजेंसियां जो तमाम सबूतों को इकट्ठा की है, तो उसके बारे में विस्तार से पूछताछ करने के बाद जल्द ही इस मामले में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। और हमारे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर, यही मेरा सवाल था कि इसमें और कितने नाम हैं कि अभी और नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि पहले 2 समन तो पहुंच गए हैं। देखिए, इस मामले में कई आरोपी जांच एजेंसी के रडार पर हैं और ये जांच एजेंसी का जो तफ्तीश का दायरा जो है ये सिर्फ झारखंड तक सीमित का नहीं है, बल्कि झारखंड, राजस्थान और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी अब इस मामले का सर्च का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह से इलीगल खनन झारखंड में स्थित जो अवैध खनन का जो मामला था, इस मामले में झारखंड के साथ साथ राजस्थान के कई अन्य लोकेशन से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले कुछ अन्य आरोपी जो हैं वहां से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जल्द ही इस मामले में पूछताछ के बाद कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिल्कुल शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।